नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज देखेंगे हम सूरत विभाजन 1907 में घटित हुई घटना। यह आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। इसे चलिए हम देखेंगे। तो ये दोस्तों आधुनिक इतिहास के संबंध में हम देखें तो 1907 ईस्वी में घटित हुई थी दोस्तों। 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि कांग्रेस का जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। तो 1885 की बाद से कांग्रेस का अधिवेशन जो है प्रतिवर्ष जो है दिसंबर में निर्धारित होता था दोस्तों। तो जिसमें 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादी तथा द्वारा जो है उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था दोस्तों। इसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम पृष्ठभूमि जानेंगे कि कैसे हुआ सूरत विभाजन। और सबसे पहले सूरत विभाजन के कारणों को जानेंगे दोस्तों कि इसके प्रमुख कारण क्या थे सूरत विभाजन को लेकर। तो सूरत में हुए कांग्रेस के विभाजन हेतु निम्न कारण उत्तरदायी थे दोस्तों। तो इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले कारणों में पहला कारण क्या लिखेंगे हम कि बंगाल विभाजन के दौरान, पिछले लेक्चर में हमने देखे दोस्तों कि बंगाल विभाजन हो गया था। अब बंगाल विभाजन के दौरान जो है गर्मपंथी आपको पता था दोस्तों, उग्रवादी नेता थे। लाल बाल पाल आपने सुने होंगे, अरविंद घोष सुने होंगे। तो ये सब गर्मपंथी थे दोस्तों, गर्मपंथी नेता। तो गर्मपंथी नेता चाहते थे कि स्वदेशी को अपनाया जाए, वह बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए। तो गर्मपंथी नेता क्या चाहते थे दोस्तों कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उसको केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। वे विदेशी माल के बहिष्कार के अलावा ब्रिटेन को किसी तरह का सहयोग न दिए जाने की मांग कर रहे थे। कौन दोस्तों? गर्मपंथी। इसके विपरीत जो नरमपंथी यानी उदारवादी नेता जो थे, उदारवादी नेता जैसे आपके दादा भाई नौरोजी तो और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे दोस्तों। तो ये चाह रहे थे कि स्वदेशी और बहिष्कार को केवल बंगाल तथा विदेशी माल तक ही सीमित रखना चाहते थे दोस्तों। तो ये जो उदारवादी नेता थे, ये स्वदेशी आंदोलन को केवल जो है बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और विदेशी माल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो आंदोलन की यह रणनीति को लेकर उदारवादी और उग्रवादी में क्या हो गया दोस्तों? मतभेद। ये हो गया पहला कारण दोस्तों। दूसरा कारण देखते हैं क्या हुआ कि दिसंबर 1906 की बात है ये। कब की बात है दोस्तों? दिसंबर 1900। और आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो है प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था। तो दिसंबर 1906 में कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ दोस्तों। तो इस अधिवेशन में उग्रवादी जो थे, उग्रवादी नेता जो थे, या तो लाला लाजपत राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक, इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन? उग्रवादी नेता। किंतु क्या हुआ, उदारवादियों के द्वारा जो है दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो अध्यक्ष पद को लेकर भी उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद हो गए। ये दूसरा कारण हुआ दोस्तों। तीसरा कारण क्या हुआ कि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों के प्रभाव के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था? 1906 में। तो इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में उदारवादियों का सहयोग न मिलने के कारण जो है उग्रवादियों के मन में निराशा बढ़ने लगी। तो इसमें जो है उदारवादियों को सहयोग नहीं मिला। किसको? उग्रवादियों को। क्योंकि उग्रवादियों ने कलकत्ता अधिवेशन में जो है उग्रवादियों के प्रभाव के कारण ही कांग्रेस ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले लेक्चर में देखे थे कि स्वदेशी आंदोलन चरम पर था इस समय में। फिर चौथा कारण क्या था दोस्तों कि 1907 में होने वाले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, प्रतिवर्ष हो रहा है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो इसमें जो है उग्रवादी नेताओं के द्वारा जो है नागपुर में कराने का प्रयास किया गया था इस अधिवेशन को। कहां पर? नागपुर में, महाराष्ट्र में। किंतु उदारवादी नेता क्या चाह रहे थे कि यह अधिवेशन जो है सूरत में आयोजित करवाना चाह रहे थे, और उसमें ये सफल भी रहे। कौन? उदारवादी नेता। तो और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया सूरत अधिवेशन में? तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया रास बिहारी घोष को। अतः उग्रवादियों में इन घटनाओं को लेकर भी रोष व्याप्त हो गया दोस्तों। तो ये हमने देखे दोस्तों कुछ कारण, और आगे हम देखेंगे कुछ और एक कारण है दोस्तों कि सूरत विभाजन के पीछे एक प्रमुख कारण व्यक्तित्व की टकराहट भी थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, उस समय में जो है बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व जो है, और उनके शिष्य थे आगरकर, वो महादेव गोविंद रानाडे के खेमे में चले गए थे दोस्तों। तो इस अधिवेशन जो सूरत अधिवेशन है, उसके अधिवेशन से पूर्व जो है तिलक के शिष्य थे आगरकर जी, वो महादेव गोविंद रानाडे के खेमे में चले गए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक तथा रानाडे के गुट में व्यक्तिगत विरोध था।
तो इसको भी लेकर एक रोष व्याप्त हो गया लोगों में, उदारवादी और उग्रवादी नेता के गुटों में, तो जिससे सूरत विभाजन निश्चित हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सूरत विभाजन की प्रक्रिया कैसे घटित हुई। तो चलिए दोस्तों 1907 में हमने देखे कि सूरत का विभाजन हुआ, सूरत का अधिवेशन हुआ सूरत में कांग्रेस का। तो 1907 तक जो है ये दोनों खेमे, कौन कौन से खेमे, एक तो तिलक खेमा और रानाडे का खेमा, तो ये एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु मानने लगे थे दोस्तों। तो उग्रवादी आश्वस्त थे कि आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है और जनता जागरूक हो चुकी है। तो किंतु इस जन आंदोलन में उदारवादी राष्ट्रवादी सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों। ये चाह रहे थे कौन, उग्रवादी, कि आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है, जनता जागरूक हो चुकी है, किंतु इस जन आंदोलन में उदारवादी राष्ट्रवादी सबसे बड़ी बाधा है। ये एक दूसरे को राजनीतिक शत्रु मानना चालू कर दिए थे इन्होंने, क्योंकि एक दूसरे के विचार जो है नहीं मिल पा रहे थे। इससे जो है दोनों गुटों में जो है विरोध उत्पन्न होने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो उदारवादियों का मानना क्या था कि उग्रवादियों के प्रभाव में आकर कांग्रेस यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाती है तो इससे ब्रिटेन की जो लिबरल पार्टी की सरकार के नाराज होने का खतरा था, क्योंकि ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार थी और उस समय में यदि कांग्रेस जो है यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाती तो इससे ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की सरकार के नाराज होने का खतरा था। तीसरा क्या था दोस्तों कि उदारवादियों को लगा कि उग्रवादियों की नीति के कारण राजनीतिक सुधारों का लाभ कांग्रेस को प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये उग्रवादियों की थोड़ी सी सोच कहना चाहिए दोस्तों निम्न थी, कि उनको लग रहा था कि यार कि उग्रवादियों की नीति के कारण राजनीतिक सुधारों का लाभ कांग्रेस को प्राप्त नहीं हो सकेगा, लेकिन ये उनकी सोच गलत थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों इसमें उपरोक्त परिस्थितियों में ये परिस्थितियां चल रही थी। 1907 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, और लेकिन उग्रवादी नेता चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ, नागपुर में हो, लेकिन उदारवादी नेता चाहते थे कि सूरत में हो। तो सूरत में आयोजन करवाने में वो सफल रहे, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, रासबिहारी घोष के द्वारा। अब यहाँ पर वैचारिक हो गए मतभेद। तो वैचारिक मतभेद के कारण अधिवेशन में उपस्थित थे कितने सदस्य दोस्तों, 1600। तो 1600 जो प्रतिनिधि थे दोस्तों एक दूसरे का विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में क्या पड़ गई दोस्तों, फूट। उदारवादियों के द्वारा जो है उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तो उदारवादी नेता जो थे दोस्तों उनके द्वारा जो है उग्रवादियों को, उग्रवादी जैसे लाल बाल पाल और अरविंद अरविंद घोष को, तो इन्हें जो है दोस्तों कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिससे उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर यानी निष्कासित कर दिया गया दोस्तों। आगे देखेंगे हम कि फिरोज शाह मेहता, इसमें फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित नए रूप में सजी संवरी कांग्रेस। ये किसका कथन था दोस्तों उस समय में, फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। तो उन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित नए रूप में सजी संवरी कांग्रेस, क्योंकि अब कांग्रेस में फूट पड़ गई थी दोस्तों, और उदारवादी उग्रवादी दो गुट बन गए थे इसमें, जिससे जो है इस विभाजन को क्या कहा गया दोस्तों, सूरत विभाजन या सूरत की फूट के नाम से जाना गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या चीजें रही। तो आगे देखेंगे हम इसमें कि सूरत विभाजन के प्रभाव क्या पड़े दोस्तों। अब हो गया सूरत का विभाजन। तो सूरत विभाजन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विपरीत प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो हम देखेंगे कि प्रभाव जो है इसका नकारात्मक ही रहा, क्योंकि सूरत विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, चरम पर था अपने। लेकिन आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों कांग्रेस में फूट पड़ने से जो आंदोलन है वो थोड़ा सा शिथिल हो गया दोस्तों, जिससे कई प्रकार की बातें चलने लगी। इस विभाजन के उपरांत एक वर्ष के अंदर जो है स्वदेशी आंदोलन समाप्त भी हो गया, लगभग 1908 तक। तो एक वर्ष के अंदर अंदर स्वदेशी आंदोलन समाप्ति भी हो गया। उल्लेखनीय है कि उग्रवादी ये समझ नहीं पाए कि आंदोलन के दौरान उदारवादी उनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रहे थे। उग्रवादियों की भी ये कमी थी कि वो समझ नहीं पाए कि उदारवादी उनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रहे थे। साथ ही अभी उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ी कि वे फिरंगी हुकूमत से लोहा ले सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है बहुत मजबूत थी उस समय में, उनके पास अनेकों हथियार और पावर था दोस्तों मेन चीज। तो सुरक्षा कवच का काम कौन कर रहा था उग्रवादियों के लिए, उदारवादी। तो वो उदारवादी ये उग्रवादी जो है ये नहीं समझ पाए। सूरत विभाजन के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कठोर दमनात्मक कार्रवाई भी की गई दोस्तों, किसके लिए, उग्रवादी नेताओं के लिए। तो कठोर दमनात्मक कार्रवाई के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हो गई, मांडले जेल चले गए वो,
अरविंद घोष जो थे, जो उग्रवादी नेता थे, उन पर भी अलीपुर षड्यंत्र केस चला। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला, जिसमें मुकदमा जीतने के बाद जो है उन्होंने राजनीति संन्यास ग्रहण कर पांडिचेरी में और अरोविल आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। तो उन्होंने भी जो है राजनीति से जो है संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में जाकर एक अरोविल आश्रम की स्थापना कर ली। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने भी अस्थायी रूप से जो है राजनीति से संन्यास ले लिया। और लाला लाजपत राय इसके पश्चात 1908 में कहाँ चले गए दोस्तों? इंग्लैंड। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, आंदोलन जो है वो शिथिल पड़ गया और विभाजन के पश्चात जो है उग्रवादी जो है कोई सशक्त वैकल्पिक दल नहीं बना सके जो आंदोलन को आगे ले जाता दोस्तों। तो उदारवादी भी यह नहीं समझ पाए कि सरकार द्वारा उग्रवादियों के प्रभाव के ही कारण ही उदारवादियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। उदारवादियों की भी ये कमी रही कि वो नहीं समझ पाए कि सरकार द्वारा जो है उग्रवादियों के प्रभाव के कारण ही उदारवादियों की मांगों पर विचार किया जा रहा था। विभाजन के पश्चात जो है सरकार के द्वारा उदारवादियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाने लगा, क्योंकि उग्रवादी का प्रभाव जो है उस समय ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा बनने लगा था, लेकिन ये उदारवादी नहीं समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम अंतिम में निष्कर्ष देखेंगे कि हालांकि नेताओं ने शीघ्र ही पारस्परिक सहयोग के महत्व को समझते हुए एक बार पुनः एकजुट होने का सफल प्रयास किया। फलतः जो है दोस्तों 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गर्मपंथी नेताओं को पुनः शामिल कर लिया गया कांग्रेस में। तो 1916 में निष्कर्षतः देखेंगे दोस्तों कि उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में जो है मित्रवत व्यवहार होने लगे और लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और उसमें गर्मपंथी नेताओं को भी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। तो इसकी हमने देखे कुछ कारण देखे, इसका प्रभाव क्या पड़ा और अंतिम रूप से इसको जो है कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया उग्रवादियों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।